जय हिंद मित्रों। मैं मनोज कुमार सिंह तोमर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ बेटा, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के विषय पर। आज लोग जो रेगुलर हम लोगों का टॉपिक चल रहा है उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि भारत का जो संविधान है इस पर कुछ प्रभाव पड़े हैं जिसपे काफी बार चर्चा हो चुकी है। तो इसपे एक प्रभाव पड़ा है बेटा ब्रिटिशर्स का, जो भारत में लंबे समय तक शासन किए, तो उनका प्रभाव हमारे संविधान पर दिखता है। हम लोग उन्हीं प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। और एक बात कि संविधान का अध्ययन बहुत सरल है और संविधान का अध्ययन बहुत मुश्किल है। जिस नजरिए से आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं उसकी डेप्थ वैसी ही समझ में आती है। हायर कंपटीशन में देखेंगे तो बड़ा विश्लेषण की आवश्यकता है, बड़ी समझ की आवश्यकता है। जब तक हम लोग इतिहास में नहीं जाएंगे, यानी संवैधानिक इतिहास की ओर नहीं जाएंगे, तब तक संविधान की व्यापक समझ नहीं होगी। तो जो मित्र हमसे जुड़ चुके हों उनसे विनम्र निवेदन है कि उसको शेयर कर लें ज्यादा से ज्यादा, और कॉपी और पेन हाथ में रखिए। आज कुछ कॉन्क्रीट आपसे बातें होंगी, अपना नोट्स बनाते रहिए। कई मित्रों ने नोट्स के बारे में कहा है, तो देखिए हैंड रिटेन नोट्स तो उपलब्ध है इंस्टीट्यूट में, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में जो मैंने पढ़ाया है और बच्चों ने उसको अपना नोट्स बनाया, तो उन्हीं की एक जेरोक्स कॉपी हमारे ऑफिस में उपलब्ध है। तो अब वो किस तरह से आप तक पहुंचाया जाए ये आप सुनिश्चित करें। बाकी पीडीएफ वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो परेशान ना हो। वीडियो से अपना नोट्स बनाते चले, क्लासरूम नोट जैसा ही हो जाएगा, उसमें बहुत तकलीफ नहीं। तो आज हम लोगों का संदर्भ है बेटा कि भारत के संविधान पर कंपनी के शासन के समय, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय, हमने बताया था कि सन 1765 से लेके 1857 तक भारत पे अंग्रेजों का ही शासन था, लेकिन ये अंग्रेजों का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और इसके आगे जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए तब तक भारत पे शासन कंपनी का नहीं वरन ब्रिटेन की संसद का सीधे शासन भारत हुआ। तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं कहाँ, भारत पे जो कंपनी का शासन था उसमें क्या क्या अधिनियम है। जो चर्चा हो चुकी है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पे बात हो चुकी है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पे बात हो चुकी है, 1786 संशोधनात्मक अधिनियम पे बात हो चुकी है, और अब बात होनी है 1793 चार्टर अधिनियम और 1813 चार्टर अधिनियम। इन दो चार्टर अधिनियम पे चर्चा होनी है आज। तो पहले हम बात करेंगे सन 1813 चार्टर अधिनियम पे। तो पहला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, फिर बाद में हम बात कर लेंगे 1893 का चार्टर अधिनियम, जो बहुत छोटा सा है, 2-3 लाइन का है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। सन 1813 चार्टर अधिनियम। अब ये है क्या बेटा, थोड़ा सा इस पे विचार करिए। जब भी आप किसी अधिनियम को पढ़ें, एक्चुअल में ये अधिनियम दो विषयों में साझा है बेटा, दोनों विषयों में इसको पढ़ना पड़ता है। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भी इनको पढ़ना पड़ता है, जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो भी इनको पढ़ना पड़ता है। तब हम संवैधानिक इतिहास की तलाश करते हैं वहां जाके, आखिर उन चीजों का हमारे संविधान में किस किस तरह से प्रभाव पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, उसका अध्ययन जरूर करते हैं। तो जब भी किसी अधिनियम की चर्चा करें तो उस कालखंड और परिवेश में चले जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपनी के शासन के समय जो अधिनियम आए वो कंपनी के लिए आए। उस अधिनियम के अनुसार कंपनी भारत पे शासन करती थी। हाँ, जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम हम भारतीयों को ही भोगना पड़ता था।
अच्छा बुरा जो भी होता था। लेकिन वो अधिनियम क्यों आते थे, तो थोड़ा सा इस पे समझ रखिए। क्योंकि हमारे यहाँ दो शासन था ना बेटा, मैंने बताया कि एक तो कंपनी का शासन और एक संसद का शासन, यानी ब्रिटेन की संसद का शासन। इस समय भी तमाम अधिनियम आए। ये जो कालखंड था वो 1858 से 1947 तक का कालखंड था, और यह कालखंड था 1765 से 1857 तक। इन दोनों के अधिनियमों में थोड़ा एक अवधारणात्मक अंतर है। जब कंपनी के शासन के समय अधिनियम आए तो उन अधिनियमों पर भारतीयों का कोई प्रभाव नहीं था। ये ब्रिटेन की जो स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बनी, वहां की संसद पे जो डिमांड की गई, वहां जो, चूंकि ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना 1688 से ही हो गई थी, तो वहां तो लोकतांत्रिक परिवेश बन चुका था। तो वहां की जनता, वहां के लोगों, वहां की शिक्षा, वहां की औद्योगिक क्रांति, दुनिया भर की चीजों का जो प्रभाव वहां पड़ता था, तो उसके प्रकाश में फिर अधिनियम आते थे कंपनी के लिए। तो एक बात, उस समय भारत कहीं एरिना में नहीं था, यानी भारतीयों की मांग या भारतीयों की आवश्यकता कहीं प्राथमिकता नहीं रखती थी। लेकिन जब भारत पर ब्रिटेन की संसद का शासन हुआ, तो आप देखेंगे उस समय भी बहुत अधिनियम आए, लेकिन उन अधिनियमों में जो प्रभाव पड़ा वो कहीं ना कहीं भारतीयों का पड़ा। तो अभी हम लोग जो कंपनी के शासन का अध्ययन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी के शासन के समय जो अधिनियम आए हैं उसमें कहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं था या बहुत कम था। वो हर अधिनियम पे प्रभाव ब्रिटेन का या कंपनी के बीच के आंतरिक संबंधों का प्रभाव पड़ा। तो थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि सन 1813 का चार्टर अधिनियम आया ही क्यों, उसमें क्या प्रावधान बनाए गए। तथ्यात्मक चीजें हैं, बहुत परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन उस अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हायर कंपटीशन के लिए हैं, इस बात को समझना नितांत आवश्यक है कि आखिर सन 1813 का चार्टर अधिनियम क्यों आया, इसके आने का क्या कारण। तो थोड़ा ध्यान से रखिए। सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पे अनुमति दी जाती है। तो अगला 20 वर्ष जो पूरा हो रहा था वो हो रहा था 1793। अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट में भी कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 सालों तक भारत पे शासन करेगी, व्यापार करेगी। तो जाहिर सी बात है वो 20 वर्ष की अवधि पूरी हो रही थी 1813 में। अब दो चीजें हैं, या तो 1813 में कोई अधिनियम लाया जाए, कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को बढ़ाया जाए, या तो कंपनी को भारत से हटाया जाए। तो जाहिर सी बात है 20-20 साल पे आप देख रहे हो एक एक अधिनियम आता गया। तो वो अधिनियम ऐसे समझो ना जैसे कोई लाइसेंस हो और जिस लाइसेंस का रिन्यूअल हो रहा हो। तो वो दौर आ गया था बेटा 1813, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने के अधिकार को रिन्यूअल करना था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय ब्रिटेन का क्या परिवेश था, थोड़ा उस पर विचार करना होगा, क्योंकि बिना उस पर विचार किए अधिनियम पे सीधे आ जाना उचित नहीं होगा। ब्रिटेन में बड़ी घटनाएं हो गई बेटा इस बीच में। इस बीच में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब 18वीं सदी के लास्ट में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई जो लंबे समय तक चली। औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल क्या हो गया वो थोड़ा समझिए। ब्रिटेन बहुत छोटा सा देश है बेटा, और तब भी छोटा ही देश था। आज की डेट में देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या है। न जाने कै ठो ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में समा जाएंगे। तो जरा सा इस पे विचार करिए, उस समय के कालखंड, उस समय के परिवेश पर। ब्रिटेन में हो गई औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल यह हुआ कि जो वस्तुएं हाथों से बनाई जाती थी, अब वे वस्तुएं मशीनों से बनने लगी। मशीनों से बनने से उत्पादन बहुत बढ़ गया, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। और एक बात आपको पता है कि अगर उत्पादन बहुत अधिक बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो बाजार बड़ी चाहिए। आखिरकार अपनी वस्तु को कहां बेचेंगे आप।
एक फैक्ट्री कोई लगाता है, तो फैक्ट्री से उत्पादित हर वस्तु को अपने घरों में ही कंज्यूम कर लेता है, संभव ही नहीं है। तो एक मार्केट चाहिए होती। अब ब्रिटेन में हुआ क्या कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन कुछ ज्यादा ही होने लगा, उनको बड़े मार्केट की तलाश थी, ज्यादा बड़ा बाजार चाहिए था जहां जाकर वो अपना सामान बेचे। पूरी दुनिया में तो बेच नहीं सकते थे, जहां जहां उनका आधिपत्य था, जहां जहां उनका अधिकार था, वही ना सामान बेच सकते थे। अब उसमें गड़बड़ी क्या हो गई कि भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, मोनोपोली थी। तो एकाधिकार का मतलब आप समझते हैं कि ब्रिटेन से कोई अन्य व्यापारी भारत में नहीं आ सकता था। ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। अब गड़बड़ ये हो गई कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, तो वहां ढेर सारे व्यापारी रहे होंगे ना बेटा ब्रिटेन में। अब जाहिर सी बात है कि वे अपनी वस्तुओं को कहाँ बेचे, भारत में तो बेच नहीं सकते थे, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरा कोई आ नहीं सकता था। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र था ना बेटा, तो वहां के व्यापारी, वहां का समाज, वहां के लोगों ने ब्रिटेन की संसद पे तो दबाव बनाया ही होगा। लोकतंत्र में दबाव बनते ही है। वो दबाव बनाए होंगे कि आखिर क्या वजह है कि भाई भारत में खाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बाकी लोग क्यों नहीं व्यापार करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र में जनता के दबाव को सुनना पड़ता है और महसूस भी करना पड़ता है और कार्रवाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि जनता ही सर्वशक्तिमान होती है ना बेटा। तो एक प्रेशर था ब्रिटेन की संसद पे कि भाई व्यापारी के एकाधिकार आपने काहे दिया हुआ है। और एक खुसर फुसर और हो रही थी ब्रिटेन में। देखिए, बातें जब होती हैं बेटा तो हर चीज का असर होता है, और वो बात ये हो रही थी कि व्यापार और शासन दोनों साथ साथ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल उचित नहीं होता। एक व्यापारी को शासन नहीं करना चाहिए और एक शासक को व्यापार नहीं करना चाहिए, न तो दोनों बड़ा घालमेल होता है। कहीं ना कहीं यह भी चर्चा हो रही थी। रही सही कसर नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा कर दिया। ब्रिटेन के अलावा यूरोप के जो बाकी देश थे, उसने ब्रिटेन के व्यापार को पूरी तरह से यूरोप में बाधित कर दिया। यानी उसने नई यूरोपीय बाजार नीति लागू कर दी, और जिसमें उसने साफ साफ कह दिया कि अब यूरोप में ब्रिटेन के लोग व्यापार नहीं करेंगे। अब जरा बताइए, भारत में व्यापार करेंगे नहीं, यूरोप में व्यापार करेंगे नहीं। औद्योगिक क्रांति से सरप्लस उत्पादन हो चुका था, तो अपना सामान समुद्र में फेंकेंगे, कहीं ना कहीं तो बेचेंगे ना। यूरोप में उनका जोर नहीं था, लेकिन भारत पे तो उनका जोर था, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन की एक कंपनी शासन कर रही थी, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। एक और घटना हुई बेटा ब्रिटेन में, उसको थोड़ा दिमाग में रखिए। अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटेन में सन 1776 में एक, मुझे लगता है वो परिचय के मोहताज नहीं है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी जिसका सब टाइटल था वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब ने एक नई अवधारणा ही प्रस्तुत कर दी, पूरे ब्रिटेन में एक नई सोच ही पैदा कर दी, और पूरे ब्रिटेन में नहीं, पूरी अर्थशास्त्र में एक नई सोच पैदा कर दी। तो एडम स्मिथ की वह जो पुस्तक थी ना बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन, किताब का नाम था, सब टाइटल थी वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक ने एक अवधारणा प्रस्तुत कर दी। और देखो, जब कोई विचार आता है बेटा तो उस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है, सही है गलत है बात होती है। तो एडम स्मिथ, जिनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत कर दी, खुले बाजार की नीति, लेसेस फेयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेयर, जिसको कहते हैं खुले बाजार की नीति। अब ये क्या है बेटा खुले बाजार की नीति? तो खुले बाजार की नीति का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि बाजार पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बाजार पे किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, वो जंगल वाला नियम होना चाहिए।
जो जी सकता है वो जिए और जो नहीं जी सकता है वो मरे। मुझे लगता है आज आप देख रहे होंगे कि खुले बाजार की ही नीति है। बाजार में जो व्यापारी सरवाइव कर सकता है वो सरवाइव करे, जो दुकान चल सकती है वो चलाएं, जो नहीं चल सकती है बंद करके घर जाएं। सरकार किसी की दुकान चलाने थोड़ी आएगी, सरकार किसी की मदद करने नहीं आएगी। जो मार्केट में सरवाइव कर सकता है, जो अपना व्यापार कर सकता है वो करे, और जो नहीं कर सकता है वो मरे। तो एडम स्मिथ की तो यही नीति थी। अब ब्रिटेन में पुरजोर ढंग से इस नीति का प्रचार हो गया। अब ब्रिटेन में ये बात तो उठेगी ही भाई कि जब बाजार को खोलने की नीति होती है तो भारत के बाजार को काहे बंद करके रखा। जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं शेयर करें, सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, और ये कोई बड़ा काम नहीं है, मेरा उत्साह बढ़ाइए, सिर्फ आप शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक हमारी बात पहुंचे। बाकी आपसे कोई प्रत्याशा नहीं है मेरी, मैं आपको निरंतर पढ़ाता रहूंगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, लड़ाई बड़ी लंबी है बेटा, बहुत दूर तक आगे बढ़ना है। 12 तो क्लियर हुआ बेटा। तो एडम स्मिथ की जो वो पुस्तक थी ना, उसने भी ब्रिटेन में एक जागरूकता पैदा कर दी। फिर ब्रिटेन की संसद पे एक दबाव बन गया कि जब बाजार खुला होना चाहिए तो भारत के बाजार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्यों है। ये सारी चीजों का असर कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद के ऊपर तो था, और 1813 में इन्हें रिन्यूअल करना था, बताना था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कितने दिनों तक और रहेगी। वक्त आ चुका था और ब्रिटेन की संसद पे दबाव बन रहा था। इस दबाव का प्रतिफल हुआ कि 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर से सुनिए बेटा किन किन बातों का प्रभाव हुआ। एक तो औद्योगिक क्रांति हो गई, उत्पादन सरप्लस हो गया। दूसरा, नेपोलियन की यूरोपीय बाजार नहीं थी जिसने यूरोप में उनके व्यापार को रोक दिया। तीसरा, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इस विचार को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया कि बाजार किसी के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए, खोल देना चाहिए। जो बाजार में अपना सामान बेच सकता है वो बेचे, जो नहीं बेच सकता है ना बेचे। संरक्षण राज्य को नहीं देना चाहिए। ये सारी बातों का प्रभाव बेटा 1813 के चार्टर अधिनियम में पड़ा। तो अब क्या प्रावधान बनाए गए, कॉपी पेन होगी मुझे लगता है आपके हाथ में, तो प्रावधान क्या क्या बनाए क्रम से जरा लिखना होगा। सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की 20 साल की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो ब्रिटेन की संसद को फिर ये बताना ही था कि आगे आपको शासन करना है, नहीं करना है, कितने दिन करना है, बताना पड़ेगा। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में पहला प्रावधान कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार अथवा शासन करेगी, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान कि ब्रिटेन की संसद पे ये दबाव जो था, उसकी दबाव की अब परिणति महसूस हुई, और ब्रिटेन की संसद ने इस अधिनियम में बताया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा। यानी भारत में सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, वरन ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में व्यापार करेंगे। तो एकाधिकार को तोड़ दिया, दूसरा प्रावधान। हाँ, इसमें एक बात जरूर बताई गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करती थी और चाइना के साथ अफीम का व्यापार करती थी, इन दोनों पे अभी भी उनका एकाधिकार बनाए रखा गया, उसे नहीं समाप्त किया गया। भारत में चाय को लाने का श्रेय उन्हीं लोगों को है। एक्चुअली ये चीन के साथ व्यापार करते थे, चाय चीन का पेय था, तो वहां से वो चाय भारत लेके चले आए। भारत ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के अनेक देशों में जहां जलवायु अनुकूल थी वहां भी लेके चले गए, हर जगह उन्हीं का कब्जा था। श्रीलंका में लेके चले गए, और श्रीलंका में चाय लेके चले गए खेती करने, तो चाय ने वो गुल खिलाया कि श्रीलंका आज तक भोग रहा है। श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप में वो भारत से तमिलों को ले जाके बसाए चाय की खेती के लिए, और फिर बाद में आपको मालूम चला कि तमिलों ने एक पृथक स्वायत्त क्षेत्र की मांग शुरू कर दिया, जिसके प्रतिफल में वहां एक संगठन उत्पन्न हो गया जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। वी प्रभाकरन जिसके नेता थे, और क्या क्या श्रीलंका में हुआ नजर दौड़ाइएगा, आपको समझ में आएगा। ये सारी कहानी चाय को लेके हो गई। तो चाय बड़ा महत्वपूर्ण था।
तो भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ अफीम के व्यापार पे इनका एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। एक बड़ी मजेदार घटना है जिससे आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी है कि जब ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ा, हाँ एक बात ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से नहीं रोका। हाँ ये जरूर कहा कि इनके साथ साथ ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में व्यापार करेंगे विहित प्रक्रिया के अनुसार। अब वो प्रक्रिया क्या बनाएगी जरा सुने तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के जिन व्यापारियों को भारत में व्यापार करना होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से अनुमति लेंगे। निदेशक माने मालिक लोगों से अनुमति लेंगे, जिनको कहा जाता था निदेशक मंडल। अब एक बात मुझे बताइए कि आपको किसी बाजार में कपड़े की दुकान खोलनी, तो उस बाजार में जो सबसे बड़े कपड़े की दुकान वाला है उससे आपको अनुमति लेनी होगी कि भाई हम एक और कपड़े की दुकान अपनी खोलें कि ना खोलें। अब वो चाहेगा कि आप खोलें, और मुझे लगता है जब उसको लगेगा कि आप उसके प्रतिद्वंदी बनने वाले हैं तो जरूर अड़ंगा लगाएगा। ये कौन सा प्रावधान बना दिया भाई कि ब्रिटेन के जिन व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति चाहिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमति ले। हाँ ये प्रावधान जरूर बनाया गया कि अगर कोई विवाद होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल एक बना था ना बेटा, ब्रिटेन की संसद के 6 लोग जो नामित किए गए थे जिनको हम लोग नियंत्रक मंडल कहते थे, उनसे अपील कर सकते थे। लेकिन कुल मिला जुला के बेटा ढाक के 3 पात। अगला प्रावधान ये बनाया गया कि भारत में जो ईसाई मिशनरियां थी, ईसाई धर्म प्रचारक थे, उन्हें भारत में नहीं आने दिया जा रहा था। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में ईसाइयों का ही कब्जा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, और ईसाई मिशनरियों को भारत में आने से हतोत्साहित किया जाता था। अगर विचार करें तो समझ में आएगा कि अरे भाई एक चीज बताओ, ईसाई मिशनरियां भारत में आएंगे, लोगों को ईसाई बनाएंगी, क्रिश्चियन बनाएंगी, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगी, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कहां नुकसान था? पूरा भारत ईसाई बन जाए तो उनको क्या परेशानी थी? और अच्छा ही था, भाई बंधु सब हो जाते। लेकिन फिर भी वो ईसाई मिशनरियों को भारत नहीं आने देना चाहते थे। उसके पीछे कारण था, 2 बड़े कारण साफ साफ समझ में आते हैं। ईसाई मिशनरियां शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, आप कहीं भी नजर दौड़ाइए, बहुत अच्छे शैक्षिक संस्थान ईसाई मिशनरियों के होंगे। हॉस्पिटल बनाते हैं वो, तो हॉस्पिटल से तो परेशानी नहीं थी, लेकिन शैक्षिक संस्थाओं से जरूर परेशानी थी। भारत में आके जब वो विद्यालय खोलेंगे तो भारत के बच्चों को शिक्षित करेंगे, भारत के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इतिहास भी पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो सत्य से साक्षात्कार भी करेंगे। तब धीरे धीरे उनके अंदर कुछ और बातें भी आएंगी। तो वो नहीं चाहते थे कि भारतीय आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, हदीस पढ़ें, यही सब चीजें पढ़ते रहें, अपनी दुनिया में खोए रहें। तो मुझे लगता है वो इसको मना करते रहे। लेकिन 1813 के अधिनियम में ब्रिटेन की संसद ने यह अधिनियम बनाया, ईसाई मिशनरियां भारत में धर्म प्रचार करने जाएंगी, तो आई भी। अगला प्रावधान ये बनाया, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक से शासन हो गई थी तो उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी थी। तो उनके जिम्मे एक नैतिक जिम्मेदारी ये दी गई, इस अधिनियम में प्रावधान बनाया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, एट दैट टाइम उस समय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजस्व से शिक्षा पे खर्चा करेगी। तो पैसा भी आ गया, पढ़ाने वाले भी आ गए, तो कहानी तो आगे बढ़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, एकाधिकार को नहीं, व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। दूसरा प्रावधान, एकाधिकार को तोड़ दिया गया, ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत व्यापार करने आएंगे। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार उनका बना रहा, उसे नहीं तोड़ा गया। हाँ ये नियम जरूर बनाया गया कि अन्य व्यापारी जो भारत में व्यापार करने आएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमति लेंगे, और इसमें अगर कहीं कोई विवाद होगा तो ब्रिटेन की संसद से जो 6 लोगों की एक टीम बनाई जाती थी, जिसे हम लोग नियंत्रक मंडल कहते थे, पिछला वीडियो जाके देखिएगा, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसमें विस्तार से मैंने चर्चा किया गया, उससे अनुमति लेना होगा। अगला प्रावधान बनाया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी जाएगी।
साथ ही यह भी प्रावधान बनाया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारतीय राजस्व से शिक्षा पे खर्च करना होगा। तो ये बेटा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम हुआ। एक अधिनियम मैंने छोड़ दिया था 1793, इसके पहले 1773 पे आई है। रेगुलेटरी एक्ट में यही ना कहा गया था कि अगले 20 सालों तक भारत में व्यापार की अनुमति देंगे, और 20 साल पूरा हो रहा था 1793 में। तो 1793 में फिर एक अधिनियम लाया गया ब्रिटेन की संसद ने, और उनको फिर अगले 20 वर्ष के लिए भारत में व्यापार की अनुमति दिया, ये प्रावधान बनाया। आपको पता था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, इस अधिनियम में उसे बनाए रखा गया। प्रांतों के गवर्नरों को भी वीटो शक्ति दे दी गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के लिए कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति तो 1786 के संशोधनात्मक अधिनियम से दिया गया, लेकिन प्रांतों के गवर्नरों को वीटो शक्ति सन 1793 के चार्टर अधिनियम से दिया गया। एक और मजेदार बात कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। स्टेट सेक्रेटरी बनाया गया अध्यक्ष को, बाकी को कमिश्नर कहा गया। 6 सदस्यीय टीम बनाई गई जो ब्रिटेन की संसद से नामित किए जाते थे। तो ये लोग काम किसके लिए करते थे? भारत के लिए, सैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। तो अवैतनिक होते थे, यानी उनको वेतन नहीं मिलता था। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि अब उन्हें भारत के राजस्व से ईस्ट इंडिया कंपनी वेतन देगी। ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है कि नियंत्रक मंडल को किस अधिनियम से वैतनिक किया गया। तो कब किया गया बेटा? 1793। तथ्यात्मक प्रश्न है। प्रांतों के गवर्नरों को किस अधिनियम से वीटो शक्ति दी गई? वो भी 1793। ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। अब तो हर चार्टर में 20-20 साल की अनुमति ही दी गई, वो कोई नई चीज नहीं है, नजर रखिएगा। वीडियो को देख के बेटा अपना नोट्स बनाइएगा। कोई परेशानी हो, कोई संकट हो तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट करिएगा। जैसे हमारे पास वक्त मिलेगा हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी ऑनलाइन में हो, अभी तुरंत फिर मुझे ऑप्शनल विषय पे बातचीत करनी है बच्चों से। बच्चे धीरे धीरे आने भी लगे हैं। तो आज हम अपनी बात यही समाप्त करेंगे। कल फिर हम लाइव होंगे, आपसे बात करेंगे एक निवेदन के साथ कि बस आप में एक सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दूसरा कि जिन मित्रों का ये वीडियो छूट गया हो, मैं प्रतिदिन इसी पेज पर, पेज का नाम है, फेसबुक का पेज है आर्या करियर पॉइंट, उस पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जब मैं लाइव होऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप सीधे लाइव पढ़ लें। या अगर छूट जाता है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है आर्या करियर पॉइंट, उस पर चले जाइएगा। ये वीडियो अभी थोड़ी देर में वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।